महापुरुषों की कीर्ति किसी एक कालांतर तक सीमित नहीं रहती। उनका लोक कल्याणकारी चिंतन बड़ा कालजयी होता है और सदियों तक समाज का मार्गदर्शन करता रहता है। आचार्य विनोबा भावे हमारे देश के एक ऐसे ही मजबूत भारत के रत्न थे, जिनकी बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त संत थे और संतों के एक उत्कृष्ट पराकाष्ठा थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, एक महान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। वे भारत में भूदान और सर्वोदय आंदोलन के प्रेरणा के रूप में जाने माने नाम थे और भगवत गीता से प्रेरित होकर जन सरोकार वाले जन नेता थे, उपदेष्टा थे, जिनका हर संवाद एक बड़ा जन संदेश बन गया। विनोबा भावे जी ने गांधी जी के साथ देश के स्वाधीनता संग्राम में बहुत काम किया और उन्हीं के मार्गदर्शन में उनकी आध्यात्मिक चेतना समाज और व्यक्ति से जुड़ी हुई थी। इसी कारण संत स्वभाव होने के बावजूद उनमें राजनीतिक सक्रियता भी बहुत ज्यादा थी। उन्होंने अन्याय तथा धार्मिक विषमता का मुकाबला करने के लिए देश की जनता को स्वयं सेवी होने का आह्वान किया। उनके आध्यात्मिक विकास में उनकी मां रुक्मणी देवी का गहरा प्रभाव रहा। उन्होंने इस प्रभाव में महाराष्ट्र के संतों के साथ सभी दार्शनिकों को भी पढ़ा था और इस देश के अंदर अनेक लोगों का जीवन दर्शन को गढ़ने का काम किया। ऐसे महान थे विनोबा भावे। विनोबा भावे जैसा कर्मवीर कर्म करते करते इतना कृतकाम हो गया था, पर प्रश्न हम सबके सामने था कि उन्हें कैसे नापें उस आकाश को और कैसे बांधे उस समुद्र को, कैसे गिने उस बरसात की बूंदों को। विनोबा भावे की रचनात्मक, सृजनात्मक और समाज निर्माण की उपलब्धियां इतनी ज्यादा हैं कि उनके आकलन में गणित का हर सूत्र छोटा पड़ जाएगा। वर्ष 1916 में विनोबा भावे ने अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा देने मुंबई जब जा रहे थे, रास्ते में उनका मन बदल गया और वे बनारस की ओर चल पड़े। उनके मन में अनश्वर ज्ञान तथा अनादि ब्रह्म को जानने की अदम्य इच्छा जागी और बनारस में उन्होंने संस्कृत और पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन किया और दरअसल इस घटना ने उनके जीवन की धारा ही बदल दी, दिशा ही बदल दी। और इस समय के भाल पर दो महापुरुषों का मिलन उस वाराणसी की धरती पर हुआ और वो महापुरुष थे महात्मा गांधी और उनके साथ सत्यान्वेषण की ललक लिए काशी की गलियों में, घाटों में भटक रहे थे और जिज्ञासु भारत को जानने के लिए, उनके हृदय की धड़कनों को पहचानने के लिए और आत्मीय भरा रिश्ता कायम करने के लिए भारत भ्रमण पर निकला हुआ यह व्यक्तित्व एक दिन इतना महान संत बनेगा, यह किसी ने कल्पना नहीं की थी, क्योंकि उनकी योजनाएं अखिल भारतीय स्वरूप ले रही थी और उनकी इच्छा थी कि भारतीय राजनीति में एक दखल दिया जाए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में विनोबा भावे जी ने गांधी जी को सुना था और वह उनसे इतना प्रभावित हुए कि गांधी जी को के साथ उन्होंने कुछ समय तक अहमदाबाद में भी कोचराव आश्रम में काम किया और 7 जून 1916 को विनोबा भावे जी जब गांधी जी से मिले तो इस भेंट के बाद विनोबा भावे जी और गांधी जी के बीच में एक बंधन सा जुड़ गया था और उसके बाद वे उनके आश्रम का कार्यभार भी संभालने लग गए थे। 1921 में विनोबा जी ने गांधी जी के निर्देश पर वर्धा आश्रम के संचालन का काम तो संभाला ही, उस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र मासिक पत्र और महाराष्ट्र धर्म के नाम से प्रकाशित करना शुरू कर दिया। उनमें विनोबा जी ने के उपनिषदों पर लिखे निबंध छपे और साथ ही उनका जुड़ाव गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में भी जुड़ा रहा। खादी और ग्रामोद्योग तथा नई शिक्षा और स्वच्छता आदि की तरफ गहरा होता चला गया और महात्मा गांधी जी ने पहले एकल सत्याग्रही के रूप में उन्होंने चुना और गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने साथ लिया और वहां पर अनेक बार उन्होंने इस भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया और भारत के स्वतंत्र होने के बाद विनोबा भावे जी ने समाज सुधार के आंदोलन की जो शुरुआत की वह एक अद्वितीय और बेमिसाल थी। विनोबा भावे जी की संवेदना इतनी महान थी कि उन्होंने मानवता को करुणा से भिगो दिया था। नेतृत्व वही सफल होता है जो सबको साथ लेकर अपना होकर उन सबका अपना होकर चले। उनका नेतृत्व, उनका कद, उनका व्यक्तित्व ऊंचा इसलिए भी था क्योंकि उन्होंने अपना वात्सल्य, अपना प्रेम, विश्वास, सौहार्द सब में बांटा, उपलब्धियों में सबको सहभागी माना और अपने साथियों में कार्यकर्ताओं का दर्द बांटा और उनको सर्वोपरि समझा। और 1959 में पद यात्रा करते करते जब वो अजमेर आए, उन्हें ज्ञात हुआ कि एक कार्यकर्ता सत्यभामा मार्ग बहुत कैंसर रोग से पीड़ित है, तो उन्होंने जीवन मृत्यु के भी संघर्षरत है, तो उनसे मिलने उमिली मोहल्ला की ओर सकरी गलियों में गए और तीसरी मंजिल चढ़कर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। संभवतः वह विनोबा भावे जैसा व्यक्तित्व ही कर सकता था। इसलिए सर्वोदय में विनोबा भावे और उनके सबके उदय की बात करते थे, जो उनका सर्वोदय आंदोलन था। उनकी इस सोच में वे लोग भी शामिल थे जो निर्धन, विपन्न, अभावग्रस्त और अशिक्षित थे। उन लोगों के लिए विनोबा जी ने भूदान आंदोलन शुरू किया जो भूमिहीन थे। उन्होंने दान में भूमि मांगना शुरू कर दिया ताकि निर्धन
और पिछड़े और भूमिहीन और असहाय अशक्त निशक्त लोगों के लिए भूमि की व्यवस्था की जा सके। विनोबा भावे जी ने ऐसे कर्म प्रधान व्यक्ति थे कि गीता को अपना आदर्श मानते थे। उनके प्रवचनों में गीता का सार बेहद सरल शब्दों में जन जन तक पहुंचाने का काम किया और ताकि उनका आध्यात्मिक उदय हो सके और यह भारत का मार्ग प्रगति की ओर बढ़ सके। विनोबा भावे धर्म दर्शन के मामले में समर्पण और स्वीकार्य भाव रखते थे। उन्हें जब भी अवसर मिला धर्म ग्रंथों की व्याख्या उन्होंने लीक से हटकर की, चाहे वो गीता प्रवचन हो या संत तुकाराम के अभंगों पर लिखी गई पुस्तक संत प्रसाद। इसमें उन्हें पर्याप्त मौलिकता और सहजता परिलक्षित होती है। यह कार्य वही कर सकता था जो किसी के भी बौद्धिक प्रभामंडल से युक्त हो। और एक बात यह भी है कि महात्मा गांधी के सानिध्य में आने से पहले विनोबा भावे जी ऐसी आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्राप्त कर चुके थे कि संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम उनके महान आदर्श थे। आश्रम आने के बाद भी वे अध्ययन, चिंतन और आध्यात्म का नियमित चिंतन मनन करते थे, उसके लिए समय निकालते थे। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में जब प्रारंभ किया गया तो उन्होंने स्वैच्छिक भूमि आंदोलन के रूप में इसको स्वीकार्यता दी और उनकी कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए ही न हो, बल्कि यह एक आंदोलन के रूप में एक जन भागीदारी से इसकी सफल कोशिश की जाए। गांधीवादी विचारधाराओं के चलते हुए रचनात्मक कार्यों और उनके प्रयोग के लिए जाने जाते थे। आंदोलन के शुरुआती दिनों में विनोबा भावे जी ने तेलंगाना क्षेत्र के करीब 200 गांवों में गांव घूमे, पद यात्राएं की और दान में 12,200 एकड़ भूमि से भी ज्यादा ऐसी भूमि ली। और इसके बाद आंदोलन उत्तर भारत की ओर फैलते फैलते संपूर्ण भारत में फैल गया और यह भूदान आंदोलन एक महान आंदोलन बन गया और इस भारत की एक आवाज बन गया। विनोबा भावे जी ने जो सर्वोदय समाज की कल्पना की थी और रचनात्मक कार्यकर्ताओं का एक अखिल भारतीय समूह था, इसका उद्देश्य एक अहिंसात्मक तरीके से देश में सामाजिक परिवर्तन लाना था। जन चेतना इसका उदाहरण था और भूदान इस आंदोलन के जरिए उन्होंने इसको परिलक्षित किया। इस कार्यक्रम में वे पदयात्री की तरह गांव घूमे और लोगों में चेतना जागृत की और भूमिखंड दान करने की याचना की ताकि कोई कुछ भूमिहीनों को उसे देकर उनका जीवन सुधारा जा सके। उनका आह्वान जितना प्रभावी रहा उसे विस्मृत करना बहुत कठिन है। विनोबा भावे जी का जन नेतृत्व की क्षमता और उनकी इसी अंदाज और इसी घटना से लगता है कि उन्होंने चंबल के डाकुओं को भी आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित कर दिया। कितना महान व्यक्तित्व था वह विनोबा भावे जी जैसा व्यक्तित्व। उन्होंने उनको भी इस नेतृत्व के लिए तैयार करने के लिए उनको ऐसे डाकुओं को भी भूमिहीन को समर्पण करने के लिए डाकुओं को भी आगे लाने के लिए उनको भारत का पहला देश नेतृत्व के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। विनोबा भावे नवंबर 1982 में गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। जैन धर्म के संलेखा संधारा के रूप में भोजन और दवा का त्याग करके उन्होंने इच्छानुसार मृत्यु का वरण कर लिया। 15 नवंबर 1982 को जब उनका निधन हुआ और उनको 1983 में मरणोपरांत भारत ने मरणोपरांत उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इतने कितने महान थे विनोबा भावे। उनके जीवन दर्शन से भारत के अंदर एक नई चेतना जागृत हुई, लोगों में एक नई आशाएं जागृत हुई। न जाने कितने भूमिहीनों का, कितने अंतिम व्यक्तियों का उन्होंने अंत्योदय किया। ऐसे महान आत्मा को, ऐसे महान संत को कोटि कोटि नमन।